नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के तहत आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा 14वां लेक्चर है और आर्थिक और सामाजिक विकास का ये मेरा पहला लेक्चर है। तो अभी तक अगर आपने इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाई गई है, जिसे नाम दिया गया है फाउंडेशन बैच का। इस फाउंडेशन बैच में आरओ प्रीलिम्स और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। तो जो भी टॉपिक्स हैं उनके आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर आपने मन बनाया है कि आपको आरओ प्रीलिम्स मेंस की परीक्षा देनी है और उसमें सफलता प्राप्त करना है, तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बेहद सहायक होगा। क्योंकि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सारा जो मटेरियल है वो आपको एक साथ मिल जाएगा। केवल आपको पढ़ने का काम करना होगा, अपनी तरफ से केवल आपको मेहनत करनी होगी, बाकी सारा काम हम आपके लिए करेंगे। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो या इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आरओ फाउंडेशन बैच लिख करके सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। आप कॉल पर करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें कोर्स से जुड़ी हुई हो गई। अब हम सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे हैं। मेरे साथ ही इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अब ये प्रश्न अगर आप देखें तो यूपी यूडीए एलडीए प्री में 1999 में पूछा गया पहली बार, फिर रिपीट हुआ 2006 में और इसके एक वर्ष बाद उत्तराखंड यूडीए एलडीए में ये फिर रिपीट हुआ 2007 में, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सीधा सा अर्थ यह है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष ये प्रश्न था कि भारत की अर्थव्यवस्था, इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की होगी। तो एक तो अमेरिकन मॉडल था जिसे हम कैपिटलिस्ट मॉडल कहते हैं, यानी पूंजीवादी व्यवस्था, जिसमें कि लेसा फेयर की नीति को फॉलो किया जाता है। यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता है और डिमांड सप्लाई के तहत जो है मार्केट संचालित होता है। तो ये अमेरिकन प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था। दूसरी प्रणाली सोवियत रूस की थी, जिसे हम समाजवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिसमें कि उत्पादन, वितरण, इन सब पर सरकार का नियंत्रण होगा या समूहों का नियंत्रण होगा और सारी जो गतिविधियां हैं आर्थिक, वो सरकार द्वारा नियंत्रित होंगी। तो कितना उत्पादन करना है, कहां पर उसका वितरण करना है, किस प्रकार से वितरण करना है, ये सारी चीजें कौन तय करेगा। तो ये सारी चीजें सरकार तय करेंगी। तो एक मॉडल जिसे पूंजीवादी व्यवस्था कहा गया, एक जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा गया, उन दोनों में से हमने अपने लिए एक सुनहरा मार्ग तलाशा भारत के लिए और हमने निजी क्षेत्र को भी रखा
और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी रखा। तो निजी क्षेत्र के भी उपक्रम रहे, सार्वजनिक क्षेत्र के भी उपक्रम रहे, कई ऐसी चीजें रही जिन पर की या हैं जिन पर की सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। जैसे रेलवे एक उदाहरण है, सरकार की मोनोपोली है उस पर। और कई ऐसे क्षेत्र रहे जो सरकार के लिए भी खुले हैं, निजी क्षेत्र के लिए भी खुले हैं। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, तो दोनों के गुणों को हमने ले लिया। ठीक है, तो अब यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है वो पूरा बताया गया है। क्या विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की? तो पहला तो ये कि निजी संपत्ति का अधिकार होगा, एकमात्र लाभ का उद्देश्य होगा, कोई काम कोई क्यों करेगा तो लाभ के लिए करेगा। आर्थिक स्वतंत्रता होगी, मांग और पूर्ति का महत्व होगा, यानी डिमांड और सप्लाई का ही महत्व होगा, उसी से इकोनॉमी संचालित होगी। प्रतियोगिता रहेगी, तो मोनोपोली की स्थिति नहीं रहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। राज्य या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेसा फेयर की नीति रहेगी। समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा? तो उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्धारण सरकार करेगी। ठीक है, इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ गए। भारतीय अर्थव्यवस्था है ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और डी गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये भी देखें तो ये आरओ मेंस 2016 में पूछा गया है। निश्चित रूप से ये भी हम क्या कह सकते हैं कि एक रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का योगदान कितना है? ए 20%, बी 25%, सी 30% और डी 35%। तो ये आरओ मेंस 2013 में पूछा गया। तो तीन क्षेत्र हम देखते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियां आती हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र है जिसे औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से हम जानते हैं। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र जो कि मूलतः सेवा का क्षेत्र है। तो मोटे तौर पर अगर हमें समझना हो तो एक 15 से लेकर के 20% का स्केल जो हमें दिखता है उसका योगदान लगभग जीडीपी में कृषि क्षेत्र का इतना होता है। हालांकि इस पर ये जो रोजगार जनरेट करती है या जो जनसंख्या इस पर निर्भर है, तो वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की 65% आबादी कृषि पर आश्रित है। तो जीडीपी में इसका 15 से 20% मोटे तौर पर मैं कहूं तो। उसी तरीके से सेवा की बात हम करें तो 55 से लेकर के 52 तक का इसका स्केल है। और जो दूसरे क्षेत्र है जो उद्योग है तो उसको भी हम देखें तो 28 से लेकर 32 तक का मोटे तौर पे एक रेंज हमें देखने को मिलता है। तो इसमें ए हमारा उत्तर होगा। ये 2013 का प्रश्न है। ठीक है, अगला, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ये बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया है। यूपी आरओ प्री 2021 का ये प्रश्न है। सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का। तो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र का है। मोटे तौर पे दिमाग में बिठा लीजिए। थोड़े बहुत आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 50% से तो अधिक का योगदान केवल और केवल सेवा क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, भारत में ए हमारा उत्तर है। अगला, 2000 और 2001 में भारत की आर्थिक विकास की दर थी। अब ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगर हम देखें तो हमें रिलीवेंट नहीं लगेगा ये प्रश्न। इस प्रश्न को कि हम चर्चा क्यों करें, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को मैंने इस सीरीज में इसलिए रखा है ताकि हम लेटेस्ट आंकड़ों को, जैसे अब इसके उत्तर को हम देखेंगे तो लेटेस्ट स्थिति क्या है उसको भी समझ लेंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी तो आइडिया होता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसीलिए इस प्रश्न को हमने रखा है। नहीं तो यह प्रश्न बहुत पुराना है, 2002 और 2001 में भारत की आर्थिक विकास दर थी, उससे बहुत रिलेवेंट नहीं। लेकिन हम आज का आर्थिक विकास की दर को इसी प्रश्न के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर है 4.4%। तो 4.3% था इस ऑप्शंस में। हम देखें तो सबसे नजदीक हमें 4.4% लगता है। तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर वर्तमान में हम देख लें जो है जीडीपी वृद्धि दर। ठीक है, तो 19-20 में हमें 4% दिखता है। 20-21 का दौर कोविड का दौर था और इस दौर में हमें क्या दिखा? जीडीपी वृद्धि दर, आर्थिक विकास दर क्या हो गई?
माइनस में चली गई तो -7.3 पहुंच गई, जबकि प्लस में 4 थी उससे पहले, लेकिन माइनस में 7.3 पहुंच गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ वी शेप रिकवरी, ऐसे वी शेप रिकवरी, और 2021-22 में 9.2% हो गया ये, और अभी 2022-23 के लिए ये अनुमान है कि 8 से 8.5 के बीच में विकास दर रहने वाली है। और ये डाटा कहां से लिया गया है? तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से ये डाटा लिया गया है। आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। अगला, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावी हुआ। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, अब सबसे पहले तो इसका मतलब ही हमें समझना होगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात हो रही है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो कब प्रभावी हुआ, वो इफेक्ट में कब आया, ठीक है? ए 1881, बी 1882, सी 1883 और डी 1884। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पारित हुआ, लेकिन ये प्रभाव में कब आया? तो 1882 में आया। तो उत्तर हमारा क्या है? 6 का हमारा उत्तर है बी। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ है, अगर एकदम साधारण समझे तो चेक उसका एक उदाहरण है, ठीक है? तो चलिए 6 का बी उत्तर है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में कौन सा सही आधार वर्ष है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम एक आधार ईयर तय करते हैं, एक बेस ईयर को तय करते हैं, ताकि इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट कर सकें और हमें सही पिक्चर समझ में आए। क्योंकि करंट प्राइजेस पे हम करते हैं तो सही पिक्चर हमें दिखती नहीं है। इसको भी हमने लेक्चर में आराम से समझा हुआ है कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है? तो यह पूछा जा रहा है कि कौन सा आधार वर्ष था। ये चूंकि प्रश्न है 2010 में, तो हम मानते हैं कि 2010 में कौन सा आधार वर्ष था राष्ट्रीय आय को मापने के लिए। ऑप्शन हमारे हैं 2000, 2001, 2000, 2002, 2004, 2005 और 2005 और 2006। तो हमारा उत्तर है 2004 और 5, ठीक है? लेकिन वर्तमान में जबकि हम बात कर रहे हैं, इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं, तो वर्तमान में 2011 और 12 आधार वर्ष है। यह ध्यान रखिएगा, 2011 और 12। अगला, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? यह प्रश्न है यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का, यानी बहुत पुराना। ऑप्शन हमारे हैं बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, बी निर्यात क्षेत्र, सी घरेलू क्षेत्र और डी निजी कारपोरेट क्षेत्र। तो भारत में से घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। यह बात 2001 में भी जितनी सत्य थी उतनी ही सत्य ये 2022 में भी है। आइए थोड़ा इसको हम देख लें। तो यहां पर आप देख रहे हैं चालू बाजार कीमतों पर, ठीक है, करंट प्राइस पर घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में यहां पर जो है सकल घरेलू बचत की बात की गई है, तो सेविंग्स की बात है, ठीक है? तो यहां अगर हम देखें 2019-20 को लें तो हमें दिखता है 19.6% किसका है? घरेलू क्षेत्र का है। निजी कारपोरेट क्षेत्र 10.7% और सार्वजनिक क्षेत्र को हम देखें तो मामूली 1.1%। तो कुल अगर हम जोड़ दें, यानी घरेलू क्षेत्र 2, निजी कारपोरेट क्षेत्र 3, सार्वजनिक क्षेत्र 4, तो 2, 3 और 4 को जोड़ दें तो कुल जीडीपी का 31.4% ये सेविंग है, और जिसमें कि घरेलू क्षेत्र का 19.6% हिस्सा है, निजी कारपोरेट क्षेत्र का 10.7% है और सार्वजनिक क्षेत्र का 1.1% है। इसी को दूसरे तरीके से समझे तो 31.4% में घरेलू क्षेत्र का की हिस्सेदारी 19.6% है, यानी मोटे तौर पे 20% है। तो सबसे अधिक बचत घरेलू क्षेत्र से हो रही है, ठीक है? ये डाटा हमने कहां से लिया था? तो ये भी आर्थिक समीक्षा से ही हमने डाटा लिया था। अगला, वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर, यानी बेस ईयर की बात हो रही है, आधार वर्ष की 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय है?
तो भारत में प्रति व्यक्ति आय कौन सी है? ए 30,525 रुपए, बी 33,626 रुपए, सी 34,443 रुपए और डी 35,993 रुपए। तो वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पे भारत में प्रति व्यक्ति आय थी 35,993 रुपए। तो नाइन्थ का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब आइए देख लें कि वर्तमान क्या स्थिति है। ठीक है, तो यहां पर 2018-19 का हमें दिख रहा है द्वितीय संशोधित अनुमान, प्रथम संशोधित अनुमान और 2020-21 के लिए अनंतिम अनुमान और 2021-22 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान। तो 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान, ठीक है, में क्या स्थिति है? तो ये देखिए, सकल राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, ठीक है, और उसके बाद प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, ठीक है, और ये निवल राष्ट्रीय आय है, यानी ये ग्रास है और ये नेट है, ठीक है, ग्रास नेशनल इनकम और ये जो है नेट नेशनल इनकम है। नेट नेशनल इनकम को जब हम भागा देते हैं नेट नेशनल इनकम से जनसंख्या का, तो हमें निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हमको निकलता है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है। तो अगर हम जो है वर्तमान कीमतों पे देखें, यानी चालू कीमत भी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम करेंट प्राइजेस कहते हैं, उस पे है ये 1,50,326 और सतत कीमतें या स्थिर कीमतें जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, उस पर यह है 93,973 रुपए। ये जो है प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय की बात जो हमने की वो ये है, ठीक है। तो करंट पे देखें तो 1,50,326 और कांस्टेंट पे देखें तो 93,973, ठीक है। ये सब लेटेस्ट डाटा है, इसीलिए मैंने इसको लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप निश्चित रूप से ले लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। अगला, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है? ए, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी ROARO प्री 2017 में पूछा गया। तो उत्पाद कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। तो 10 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? समावेशित विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। किससे ये आशा नहीं की जा सकती है? विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, बी, ग्रामीण विकास, सी, कृषि विकास और डी, कृषकों को पर्याप्त साख, ठीक है। तो देखिए, समावेशित विकास का मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझना इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ना। कहने का मतलब ये है कि अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई जहां ना हो, वहां हम कह सकते हैं कि समावेशित विकास हो रहा है। समावेशी विकास है, सबको समाहित करने वाला विकास है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि किससे ये आशा नहीं की जा सकती। तो देखिए, कृषकों को पर्याप्त साख, ऋण की व्यवस्था, निश्चित रूप से कृषि का विकास होगा, ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से ये जो है समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, तो जैसे कि हम क्या देखते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय हम निकालते हैं, असल में वो एक एवरेज है ना। उस एवरेज से देखें तो उस राष्ट्रीय आय में तो मुकेश अंबानी का ही अपना हिस्सा कई हजारों करोड़ में है। तो पूरे का पूरे कई हजार लोगों को तो एक मुकेश अंबानी के कंट्रीब्यूशन में अगर हम जोड़ देंगे तो बहुत, इसीलिए हमेशा कहा जाता है। एक बात और बताना चाहूंगा कि कभी भी GDP और NNP किसी राष्ट्र की असली पिक्चर नहीं दिखाती कि वहां के लोग कैसे हैं। अब ऐसे हम देखें तो भारत GDP PPP पर दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन यहां जनसंख्या कितनी है? बहुत बड़ी है। जापान को देखें
तो जापान ओवरऑल श्रृंखला में तीसरे पर है बिना पीपी एडजस्ट किए, यानी पैरिटी इंडेक्स की मैं बात करता रहा हूं, क्रय शक्ति समतुल्यता, और उसको बिना एडजस्ट किए ही तीसरे नंबर पर वो है। लेकिन वहां की जनसंख्या कितनी है? 10-12 करोड़। तो इसलिए हमेशा प्रति व्यक्ति आय ही क्लियर पिक्चर हमें दिखाने का काम करती है, ना कि राष्ट्रीय आय। क्योंकि राष्ट्रीय आय छोटे देश की अगर रहेगी और उतना ही अगर बड़े देश की रहेगी तो उन दोनों के नागरिकों के जीवन स्तर में बहुत फर्क रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जल्दी में मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया। अगले प्रश्न पे आ गया, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो अब ये एक प्रकार से पर्यावरण का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो यहां परमानेंट डेवलपमेंट इज द फेनोमेना ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिटिविटी इज रिलेटेड टू। हमने कहा कि थोड़ा ये प्रश्न समझने में कठिनाई होगी, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लेकर के आ गए। ठीक है, ये 2013 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा जा रहा है? अस्थायी विकास। देखिए, इसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो अस्थायी विकास नहीं है, बल्कि धारणीय विकास, इस शब्द का प्रयोग होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से प्रश्न है, लेकिन अस्थायी विकास हिंदी में भी और परमानेंट डेवलपमेंट इंग्लिश में भी इस प्रश्न में लिखा था। ओरिजिनल प्रश्न पत्र तो मेरे हाथ में नहीं था कि मैं देख पाऊं कि उसमें क्या यूज है। तो धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसे मानेंगे, धारणीय विकास हम उसे मानेंगे कि एक तरफ तो मानव विकास क्रम में भी आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो है प्राकृतिक संसाधनों का उस तरीके से दोहन नहीं हो रहा है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो प्राप्त होगा जो आज हमें प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है? यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 में ये पूछा गया। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना था? लगभग 20%, लगभग 15%, लगभग 10% और डी लगभग 8%। तो इस तरह के प्रश्न देखने के बाद यह समझ में निश्चित रूप से आ रहा है कि जो तीनों सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, उनका कितना योगदान है, ये डाटा हमें बना करके रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि हमें पहले के प्रश्न ये इशारा कर रहे हैं कि भाई इसको तो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो 14.5% था, बी हमारा उत्तर है। ठीक है, अगला, किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना लाई गई थी। तो किसान क्रेडिट योजना कब लाई गई थी? ए 1998-99, बी 99-2000, सी 2001 और डी 2001-2002। अब यूपी एआरओ मेंस 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। तो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी 1998-99 में प्रारंभ की गई। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, क्या है ये प्रश्न? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन है। पहला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। दूसरा, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो देखिए, जो ये पहला वाक्य है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, ये गलत है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998 में किया गया था। तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो निश्चित रूप से केसीसी किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। केसीसी ने बहुत बड़ा बदलाव किसानों के जीवन में निश्चित रूप से लाया है। नहीं तो इससे पहले किसानों को लोन बैंकों से मिलना बेहद कठिन था और ऐसे में किसानों को अपनी खेती की आवश्यकताओं के लिए महाजनों के पास, सूदखोरों के पास जाना पड़ता था, जो कि कभी कभी 5 से 10% मासिक ब्याज पर ऋण देते थे, उन्हें लोन देते थे। और यही कारण था कि किसानों की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भी उनको अपना खेत बेचना पड़ जाता था।
तो बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से किसानों के खेत बेचने का जो मामला था वो केसीसी के आने के बाद कुछ हद तक जरूर कम हुआ और किसानों के हाथ में साख पहुंचने लगी, उन्हें क्रेडिट बैंकों से मिलने लगा। ठीक है, तो 2 तो सही है, 1 गलत है, इसका मतलब है बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? यूपी आरओ प्री 2021 का यह प्रश्न था। निश्चित रूप से उस समय यह करंट का प्रश्न था और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है इस बिल में? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पाद विपणन समितियां। तो देखिए, आवश्यक वस्तुओं का उल्लेख किया गया, संविदा कृषि का भी उल्लेख किया गया, कृषि उत्पाद विपणन समितियों का भी उल्लेख किया गया, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया और इसीलिए उत्तर हमारा जो है वो है सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया। अगला, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है? किसके हितों को? ए व्यक्ति, बी राज्य, व्यक्ति और राज्य दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विकास का भारतीय मॉडल क्या है? मिक्स्ड है, जो कि प्राइवेट व्यक्तियों को भी अलाउ करता है और गवर्नमेंट की एंटिटी को भी अलाउ करता है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों है मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो इसका मतलब है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। तो 17 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? तो यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। हालांकि मूलतः ये प्रश्न हम देखें तो पर्यावरण का प्रश्न हमें ये ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, खैर हमें तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करना है। 1-2 प्रश्न अगर इधर उधर से भी आ जाएंगे तो हम लगे हाथ उसको भी निपटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी बागवानी क्षेत्रों में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, सस्योत्तर व्यवस्था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मानव संसाधन विकास। तो देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है। तो डी 18 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। तो ये कथन और कारण का प्रश्न आ गया। ये यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है, यानी बहुत पुराना प्रश्न है। ए, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। कारण आर, अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता है। तो देखिए, ये 2002 में प्रश्न पूछा गया, लेकिन निश्चित रूप से 2022 में भी वही स्थिति है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो चुकी है, हम निर्यात करते हैं और भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आयात नहीं करता। किसी चीज की अचानक शॉर्टेज हो जाए तो भले खाद्यान्न की वस्तुएं आ जाती हैं, लेकिन इस तरीके से हम केवल इंपोर्ट पर निर्भर हमारी इकोनॉमी अब नहीं है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 19 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब ये यूपी आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है और इसीलिए ये जो है कठिन प्रश्न है, क्योंकि कठिन प्रश्न बनाने की रवायत प्रारंभ हो गई है 2016 से ही। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इनमें काल क्रमानुसार इन्हें व्यवस्थित करने का काम करना है। तो नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आई और स्वयं सहायता समूहों का मामला हमें दिखा 1992 से। ठीक है, 1992 से। तो अब इसे मैच कर लें हम। तो काल क्रमानुसार करना है, यानी सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आएंगे 1975। तो 4 सबसे पहले आएगा। तो 4 सबसे पहले कहां कहां? ए में भी, बी में भी, डी में भी, केवल सी में नहीं है। 4 के बाद कौन आएगा? तो 4 के बाद 1 आएगा 1982 नाबार्ड। ठीक है, तो 4 के बाद 1 कहां दिख रहा है? तो 4 के बाद बी में 2 दिख रहा है, डी में 3 दिख रहा है
और 4 के बाद ए केवल और केवल दिख रहा है 20 में, तो यही 20 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, तो ये नाबार्ड की स्थापना 1982, स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? यूपी, यूडीए, एलडीए मीन्स 2010 का प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है ए कहवा, बी बासमती, सी कच्ची कपास और डी चाय। तो जब का ये प्रश्न है तब कच्ची कपास उत्तर हमारा है। ठीक है, सी। लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति बदल गई है। यहां पर आप देख सकते हैं आर्थिक समीक्षा का डाटा यहां पर दिया हुआ है। एक तरफ तो कृषि से संबंधित उत्पाद है, दूसरी तरफ जो है करोड़ और मिलियन में ये डाटा है, मात्रा है और ये सारी चीजें लिखी गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर जैसे कॉफी देखें तो 5340 करोड़, चाय और मेट देखें, मेट भी एक तरह की चाय 5600। ठीक है, इसमें जो है अगर हम कपास को देखें, चीनी और सीरा, तंबाकू, अपरिष्कृत कपास यानी कच्चा कपास 17,719 ये मात्रा है और 65,405 ये जो है, सॉरी ये चावल का है। ठीक है, मैं गलत लाइन पे चला गया। अपरिष्कृत कपास यहाँ पे है 13,968। तो हमें दिख रहा है चावल का अब बहुत बड़े मात्रा पे जो है निर्यात हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है, आप आराम से देख लीजिएगा। अगला, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई। तो मौसम आधारित फसल बीमा सर्वप्रथम कहां लागू की गई? ए हरियाणा, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई कर्नाटक में 2007 में। उसके बाद 2008 में ये लागू की गई हरियाणा में, पंजाब में और तमिलनाडु में। तो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु में ये फिर लागू की गई 2008 में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण इन चारों में से कौन नहीं है? पहला, जनसंख्या का दबाव, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी सहकारी कृषि और भू जोत का छोटा आकार। तो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण जनसंख्या के दबाव को भी हम मान सकते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी मान सकते हैं और भू जोत के छोटे आकार को भी मान सकते हैं। हालांकि इस पर भी डिबेट है, जैसे जापान में तो सारे खेत छोटे हैं लेकिन उत्पादकता बहुत अधिक है। अमेरिका में सारे खेत बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े खेत का मतलब है जो है कि स्वामित्व से रिलेटेड बात है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं अमेरिका में। ठीक है, तो सहकारी कृषि को हम मानते हैं कि ये तो उत्पादकता बढ़ाने वाली है इसमें से। तो ये सी हमारा 23 का उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप समझ रहे हैं सब कृषि से रिलेटेड प्रश्न जो है एक क्रम से चल रहा है। इसके बाद उद्योगों का नंबर आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। किसी फार्म के चल लागत पूंजी, ठीक है, चल लागत वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भूमि राजस्व। तो देखिए बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, ये तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये एक कैटेगरी के दिख रहा है। भूमि राजस्व नहीं होता चल लागत पूंजी में, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है या संबंधित नहीं है? ए नेफेड, स्ट्रेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, सी इफ्को और MMTC। यूपीआरओ प्री 2017 में पूछा गया। निश्चित रूप से इफ्को को हम जानते हैं कि इफ्को रासायनिक उर्वरक का उत्पादन करती है, उसका वितरण करती है, उसका आयात और निर्यात करने का काम करती है। तो 25 का हमारा उत्तर है सी। अगला, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणीय उत्पादक है? ए गेहूं, आलू, मूंगफली, बी गेहूं, आलू, गन्ना, सी आलू, गन्ना, कपास, डी आलू, गन्ना, धान। तो ये नया प्रश्न है 17 का। तो हमारा उत्तर है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से गेहूं, आलू और गन्ना के फसल का अग्रणीय उत्पादक है। तो 26 का हमारा उत्तर बी है। आगे बढ़ते हैं।
स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, यह प्रश्न है हमारा। ए 1947, बी 1948, सी 1950 और डी 1956। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 में की गई थी। उस समय जो उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कि बाद में इस्तीफा भी दे दिया और जनसंघ का निर्माण कराया, तो उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट कब पारित हुआ? यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये एक्ट जो है कब पारित हुआ? तो 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ। 28 का उत्तर बी। अगला इसी से रिलेटेड प्रश्न आ गया। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, विनियोग की। तो लघु निर्माणी उद्योग, जिसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे या प्लांट कहेंगे, उसमें विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो हम ये बात कहने वाले हैं, ठीक है। 10 लाख से अधिक नहीं, 10 लाख से ऊपर परंतु 25 लाख से अधिक नहीं, 25 लाख से ऊपर परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं, 5 करोड़ से ऊपर परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं। तो 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं को हम क्या कहेंगे कि यह लघु निर्माणी उद्योग है, ठीक है। चलिए, तो 29 का सी हमारा उत्तर है। अगला, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। ये एकदम लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम। तो भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाता है सूक्ष्म उद्यम के रूप में, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है 30 का। अब यहां पर इसकी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। बदलाव हुआ है। तो 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम अस्तित्व में आया, जो प्रश्न पूछा जा चुका है। 14 साल बाद 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया गया, ठीक है। तो 2006 से लेके 13 मई 2020 तक कुछ और परिभाषा थी। अब क्या हो गया परिभाषा? तो इस घोषणा के तहत सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की परिभाषा 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक बढ़ा दी गई है। तो पहले ये कम था, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म कहेंगे, माइक्रो कहेंगे, माइक्रो स्केल की इकाई। लघु यानी स्मॉल किसे कहेंगे? तो 10 करोड़ रुपए का निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट, और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, उसका राजस्व होगा, रेवेन्यू होगा। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे कि ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है। मध्यम यानी मीडियम हम किसको कहेंगे? तो 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा, तो वो मीडियम के कैटेगरी में आएगा। ये कब से किया गया? तो ये 13 मई 2020 से किया गया। और ये कब लागू होगा? तो ये लागू होगा, मतलब हो गया है, ये 1 जुलाई 2020 से प्रभावी हो गया है, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसी का से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और आ गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की है। दूसरा, यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से प्रभावी है। तीसरा, नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया। तो पहला, भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की नई परिभाषा घोषित की है, सही है। यह बदली परिभाषा 1 जून 2020 से नहीं प्रभावी होगी, बल्कि 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगी, जैसा कि हमने यहां देखा था, ठीक है।
1 जुलाई 2020, ठीक है, 1 जुलाई 2020 से ये प्रभावी होगी। तीसरा, नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया गया है। तो निश्चित रूप से पहले क्या था कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग परिभाषा थी, सर्विसेज के लिए अलग परिभाषा थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा उत्तर है, और 1 और 3 हमारे हमें कहां दिख रहे हैं, बी में। तो 31 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, ए सदस्यों द्वारा, बी सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, सी केंद्र सरकार द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा। तो उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं उसके सदस्यों द्वारा, ठीक है। अगला, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहां से, ए गुजरात से, बी महाराष्ट्र से, सी पंजाब से, डी तमिलनाडु से। तो भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है ए गुजरात से, ठीक है। 33 का ए हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है फरवरी 2013 पर्यंत। ये 2010 में पूछा गया, तो फरवरी 2013 तक के लिए ये पूछा जा रहा है किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न नहीं है, बल्कि ये एक नवरत्न कंपनी है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक, सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ये सब महारत्न है। तो आइए एक बार लिस्ट हम देख लें, ठीक है। तो ये डाटा लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, लिस्ट ऑफ महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। तो हमने महारत्ना को लिया है। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना ये कैटेगरी हैं जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनकी कैटेगरी है और इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। अब ये तो अलग से ही हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी प्रश्न करते हुए हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लिस्ट तो निश्चित रूप से देख सकते हैं। तो ये महारत्ना की लिस्ट है, कुल 11 महारत्ना है। यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं एक एक करके, ठीक है। हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नवरत्ना की लिस्ट आ गई, ठीक है। तो ये कुल संख्या में हमें 13 दिख रहे हैं, इनकी भी लिस्टिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड 10वें नंबर पे यहाँ पे है, ठीक है। ये फरवरी 2022 तक अपडेटेड है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब है मोटे तौर पे इन चारों में से कौन महारत्न नहीं है, यही हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो सेल, BEL, ONGC, DNTPC। तो निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। तो ये BEL है, ठीक है। यही 35 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आप लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो मैंने अभी दिया आपको। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ वो समितियां किस विषय से संबंधित थी, ये प्रश्न है। ए गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता समस्या, जानकी रमन समिति, शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, सी मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, और डी तारपोर समिति। तो तारपोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि ये रुपए की परिवर्तनीयता से जुड़ी हुई है, तो इससे जुड़ी हुई। तो डी हमारा सही उत्तर है 36 का। अगला, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, ये आरओ प्री 2014 में पूछा गया उस समय के लिए, तो ये नया प्रश्न ही था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर, हाथी, चीता, कंगारू। निश्चित रूप से शेर है, ठीक है। जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि ये शेर का पहला कदम है, ठीक है। तो ए। अगला, भारत में तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित है क्या क्या। व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक, स्थावर संपदा, वानिकी और मात्स्यिकी। तो देखिए, भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार और परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, ये वानिकी और मात्स्यिकी, ठीक है। ये तो कृषि और संबंधित क्षेत्र है, यानी ये जो है प्रथम क्षेत्र है, ठीक है। तो
1 और 2 का मतलब है कि 38 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अब आइए थोड़ा सा हम बात कर लें ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। थोड़ा सा आप लोगों में से हो सकता है कई लोग न जानते हो। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का क्या मतलब है, तो ये अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या आ सकता है इसके अंतर्गत, तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने कार्य में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, विनिर्माण, निर्माण, खनन एवं उत्खनन आदि इसमें आते हैं। तीसरा तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, क्या है इसमें, तो व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, संचार, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, रियल एस्टेट, प्रशासन, रक्षा आदि। ठीक है, चलिए परिवहन, संचार, वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक गतिविधियां, द्वितीयक गतिविधियां, तृतीयक गतिविधियां, ग्रामीण गतिविधियां। तो परिवहन, संचार, वाणिज्य तृतीयक गतिविधियां हैं। 2017 का यह प्रश्न है मेंस का, सी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है, तो यह प्रश्न बदल बदल करके बार बार पूछा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है, कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, और इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से सेवा क्षेत्र का है, सी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े हुए 2001 से लेकर 2021 तक आरओ की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हमने देखा इस लेक्चर में। मिलता हूं आपसे इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।